कभी ऊंचे पहाड़ों के बारे में सोचिए, बर्फ की चादर ओढ़े, एकदम शांत। सूरज की रोशनी में चमकते हुए एक एक खामोशी जो सदियों पुरानी लगती है। हाँ, लेकिन अब उस खामोशी में समझिए एक दरार पड़ रही है। बर्फ के चटकने की आवाजें, पिघलते पानी की तेज धारें। और कहीं दूर से आता एक शोर, जैसे कोई बहुत बड़ी विशाल चीज अपनी पकड़ खो रही हो। बिल्कुल। और यही यही आज की हमारी कहानी है। वो शांत दिखने वाले बर्फ के पहाड़ अब खामोश नहीं हैं। बिल्कुल वो कुछ कह रहे हैं और हमें सुनना ही होगा। बिल्कुल। आज हम पिघलते ग्लेशियरों की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर एक बहुत गहरी डॉक्यूमेंट्री है, कुछ रिसर्च नोट्स भी हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हजारों साल पुराने बर्फ के पहाड़ आज इतनी तेजी से क्यों ढह रहे हैं। और क्या हम इन्हें इस ढलान से वापस खींच सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। आग में बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़ आता है। लेकिन जो रिसर्च हमने देखी उसमें इन्हें बर्फ की नदियां कहा गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। नदी तो बहती है, ग्लेशियर तो जमा हुआ लगता है। हाँ, लेकिन वो भी बहते हैं। बस हमें उन्हें देखने की वैसी आदत नहीं है। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ हर साल जितनी बर्फ पिघलती है उससे कहीं ज्यादा बर्फ गिरती है। अच्छा। साल दर साल, दशकों तक, सदियों तक ये बर्फ एक दूसरे पर जमा होती जाती है और नीचे की परतें ऊपर के वजन से इतनी दब जाती हैं कि वो पत्थर जैसी सख्त बर्फ बन जाती हैं। और जब ये वजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। मतलब ये धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देते हैं, एक नदी की तरह। बिल्कुल, एक बहुत ही धीमी लेकिन बेइंतहा ताकतवर नदी की तरह। ये अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को पीस सकती है, पूरी की पूरी घाटियों को तराश कर बना सकती है। अच्छा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में तो ये बर्फ की चादरें इतनी विशाल हैं कि पूरे के पूरे महाद्वीप को ढके हुए हैं। तो इनका थोड़ा बहुत घटना बढ़ना तो सामान्य बात होगी, है ना? हाँ, ये एक प्राकृतिक चक्र है। हजारों सालों से ग्लेशियर कभी थोड़े पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो आज हो रहा है वो उस चक्र का हिस्सा नहीं है। जो बदलाव हजारों साल में होना चाहिए था, वो हम अपनी आंखों के सामने सिर्फ कुछ दशकों में देख रहे हैं। मतलब रफ्तारी चिंता की बात है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये रफ्तार इतनी तेज क्यों हो गई? ऐसी कौन सी बड़ी वजह हैं जो इन बर्फ के पहाड़ों को इतनी तेजी से पिघला रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी और सीधी वजह तो ग्लोबल वार्मिंग ही है। हाँ। हम गाड़ियों, फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जो ईंधन जलाते हैं उससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस एक कंबल की तरह धरती को लपेट लेती है और उसकी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। हाँ जी। नतीजा? धरती का औसत तापमान बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जब हवा गर्म होगी तो बर्फ तो पिघलेगी। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन रिसर्च में एक एल्बीडो इफेक्ट का जिक्र था, जो इसे एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बना देता है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, बर्फ का सफेद रंग एक शीशे की तरह काम करता है। ठीक है। वो सूरज की ज्यादातर गर्मी को वापस अंतरिक्ष में फेंक देता है, जिससे जमीन ठंडी बनी रहती है। लेकिन जब गर्म हवा से बर्फ पिघलने लगती है तो उसके नीचे की गहरे रंग की चट्टान या पानी सामने आ जाता है। अच्छा, और गहरे रंग तो गर्मी को सोखते हैं, लौटाते नहीं। हाँ, मैं समझ गया। तो ज्यादा बर्फ पिघलती है। हाँ, जिससे ज्यादा गहरी जमीन नजर आती है, जो फिर और ज्यादा गर्मी सोखती है। जिससे और भी ज्यादा बर्फ पिघलती है। ये तो एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद तेज होता जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये पिघलने की प्रक्रिया को अपने आप तेज करता जाता है और इस आग में घी डालने का काम करता है ब्लैक कार्बन। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। मतलब डीजल इंजन का धुआं, जंगलों की आग या गांव में जलने वाले चूल्हे से निकलने वाले कालिख। वही कालिख, ये हवा के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इन साफ सुथरे ग्लेशियरों पर जाकर जम जाती है। बाप रे। अब सोचिए, सफेद बर्फ पर किसी ने कालिख की एक पतली चादर बिछा दी हो तो वो शीशे का काम करना बंद कर देगी। बिल्कुल, और गर्मी सोखना शुरू कर देगी। मतलब हमारे शहरों का प्रदूषण सीधे सीधे हिमालय के ग्लेशियरों को पिघला रहा है। ये कनेक्शन दिमाग हिला देने वाला है, पर सच यही है। ये एक ग्लोबल सिस्टम है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, तो वजह साफ हैं, गर्म होती हवा, गर्मी सोखती जमीन और प्रदूषण की कालिख। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है? जो लोग पहाड़ों से बहुत दूर मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, उन्हें क्यों फिक्र होनी चाहिए? उन्हें शायद सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए,
क्योंकि ये ग्लेशियर सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं है, ये एशिया के वाटर टावर्स हैं। वाटर टावर्स? हाँ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन विशाल नदियों को गर्मी के सूखे महीनों में पानी कहाँ से मिलता है? इन्हीं ग्लेशियरों से। इन्हीं ग्लेशियरों के धीरे धीरे पिघलने से। करोड़ों लोग खेती, पीने के पानी और बिजली के लिए इसी पानी पर निर्भर हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, अगर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तो नदियों में तो पानी बढ़ जाना चाहिए। शुरुआत में तो ये फायदे की बात लग सकती है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से बहुत तेजी से पैसे निकालने लगे। अच्छा। कुछ समय के लिए आपकी जेब में बहुत कैश होगा, आप अमीर महसूस करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ग्लेशियर हमारा पानी का बैंक है और हम अपनी जमा पूंजी बहुत तेजी से खर्च कर रहे हैं। शुरुआत में नदियों में पानी बढ़ेगा, जिससे भयानक बाढ़ें आ सकती हैं। और लंबे समय में जब ये ग्लेशियर बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएंगे तो गर्मियों में नदियों को मिलने वाला पानी का ये स्रोत भी सूख जाएगा। और तब करोड़ों लोगों के सामने पीने और सिंचाई के पानी का ऐसा संकट खड़ा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाढ़ का जिक्र आया तो एक और खतरनाक चीज जो मैंने नोट्स में पढ़ी वो थी GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हाँ, ये नाम ही डरावना है। ये है क्या? ये सच में डरावना है। जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो वो अपने पीछे एक गड्ढा छोड़ जाता है जहां पिघला हुआ पानी जमा होने लगता है, एक झील बन जाती है। लेकिन इस झील का किनारा यानी इसका बांध कोई कंक्रीट का नहीं होता, वो बर्फ, मिट्टी और मलबे का एक कमजोर ढेर होता है। और अगर वो टूट के उठे तो आप कल्पना कीजिए कि एक पूरी की पूरी झील का पानी एक साथ एक विशाल लहर बनकर नीचे की घाटी में बसे गांवों और कस्बों पर टूट पड़ता है। हे भगवान! ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं होती, ये पानी, पत्थर और मलबे की एक सुनामी होती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। केदारनाथ। हाँ, 2013 में केदारनाथ और 2021 में चमोली की त्रासदियों के पीछे कहीं ना कहीं यही प्रक्रिया थी। तो क्या हम बस बैठकर ये तबाही देख सकते हैं या कुछ किया जा रहा है? नहीं, अब हम ज्यादा तैयार हैं। सैटेलाइट से इन झीलों पर लगातार नजर रखी जाती है। जो झीलें ज्यादा खतरनाक लगती हैं, उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को भागने का समय मिल सके। अच्छा, ये तो राहत की बात है। और कुछ मामलों में तो बहुत सावधानी से पाइप डालकर इन झीलों का पानी धीरे धीरे निकाला भी जाता है ताकि दबाव कम हो सके। और ये असर सिर्फ पहाड़ों तक नहीं है ना? मुंबई, कोलकाता जैसे तटीय शहरों का क्या? ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की बर्फ का पिघलना उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है? सीधा और बहुत बुरी तरह से। जब ग्रीनलैंड जैसी विशाल बर्फ की चादर पिघलती है तो वो लाखों टन पानी सीधा समुद्र में जाता है। इससे दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है।